डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ कैड, व्हाट इज़ कैम, व्हाट इज़ सिम। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो प्रोसेस है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर द्वारा हम विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ऑब्जेक्टिव ये है इसको इम्प्लीमेंट करने का कि प्रीवियस डिज़ाइन मेथड्स को अगर हम देखें तो जो हमारे प्रीवियस डिज़ाइन मेथड्स होते थे उनमें हम मिनी ड्राफ्टर्स का यूज करते थे, मिनी ड्राफ्टर पेंसिल्स पेपर का यूज करते थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अगर उसे हम कंपेयर करें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर से तो उसकी एक्यूरेसी कम होती थी। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जो भी हमारे संक्रियाएं जो हम विभिन्न मशीनों पर करते हैं, वो संक्रियाएं हमारी जो विभिन्न मशीनों की हैं उनको हम कंप्यूटर से जोड़ के उनको नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, उसकी लीड टाइम हम घटा सकते हैं। तीसरा जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। यह शब्द जो है कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा सूचना एकत्र करने में, उत्पाद को डिज़ाइन करने में, उत्पादन प्रक्रिया की योजना बनाने में, प्रबंधन करने में और उत्पादन उद्योगों के लिए व्यापार से संबंधित आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में मदद करता है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यह एकीकृत एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन से लेके उसकी उस पर होने वाली संक्रिया से लेके उसका जो प्रबंधन से लेके उसके मार्केटिंग तक की जो प्रोसेस होती है वो हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से करते हैं। कैड कैम के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर व्यक्तिगत कंप्यूटर के समान होते हैं, परंतु इनकी कार्य क्षमता उच्च होती है, लेकिन और ये 4-5 गुना महंगे होते हैं। तब इन जनरल हम जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो उसी तरीके के कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इनकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, इनकी जो क्षमता होती है वो अलग होती है और ये जो है 5 गुना महंगा भी होता है। कंप्यूटर और कैड के लिए प्रयोग में आने वाले सभी अवयव को वर्क स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जो भी हमारे कैड में जो प्रयोग होते हैं एलिमेंट्स, उनको हम स्टेशन के नाम से जानते हैं। और वर्क स्टेशन के लिए उपलब्ध कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सामान्यतः उच्च गति के साथ परिष्कृत डिज़ाइन बनाने में समर्थ होता है। और जो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो जो होता है वह प्रोडक्ट को, उसकी जो ड्राइंग है उसको एक्यूरेसी के साथ बनाने में मदद करता है। हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं जो हमारे कैड में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कि निवेश युक्तियाँ क्या होती हैं, क्या इनपुट हमारे डिवाइसेस होते हैं। तो अगर कंप्यूटर के हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो एक कीबोर्ड होता है, एक लाइट पेन होता है, एक जॉयस्टिक होता है, एक माउस होता है, एक ट्रैकर बॉल होता है और एक स्टाइलस होता है। स्टाइलस क्या होता है कि यह एक पेन आकार का छोटा सा उपकरण है जिसका उपयोग आदेश प्रवेश करने के लिए किया जाता है, इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो ये जो कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकर बॉल और लाइट पेन जो है ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करेंगे उसमें ये इनपुट डिवाइस हैं। अब आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस वह यंत्र है, वह एक डिवाइस है जो प्रदर्शन या प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण के लिए कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हमारा जो मॉनिटर है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, जो भी आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गई और वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके फिर से उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया गया। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस होती हैं जो छवि को दिखाते हैं। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किसी भी जानकारी की हार्ड कॉपी बना सकता है। अब कैड में उपयोगी मुख्य आउटपुट युक्तियाँ जो हैं, पहला है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक डेटा की हार्ड कॉपी तैयार करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंटर है
वो जो भी हमारा वर्क होता है उस वर्क का आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रिंटर की दो श्रेणियाँ होती हैं, संघात श्रेणी होती है और गैर संघात श्रेणी होती है, इम्पैक्ट होती है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंटर जो होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर हमारी होती है वो डेजी व्हील होती है, डॉट मैट्रिक्स होती है और लाइन प्रिंटर होती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट होता है, लेजर होता है और थर्मल होता है। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक्स तकनीक का उपयोग करके बहुत बड़े बड़े प्रिंट निकालने होते हैं तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ये सारे हमारे आउटपुट डिस्प्ले। अब जैसे जैसे हमारा जो है इन्वेंशन होता गया, चीज़ें जो है हमारी चेंज होती गई, वैसे वैसे जो है कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आती गई। लाइट, अब हम जो है लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन हम करते कैसे हैं, क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स से गुज़रते हैं और फिर जाके वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आता है। तो डिज़ाइन प्रक्रिया किसी भी वस्तु के निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया है। प्राइमरी जो प्रोसेस होता है वो डिज़ाइन प्रक्रिया होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो मार्केट में लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन करेंगे, आइडिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे। बीइंग एन इंजीनियर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर आइडिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्योंकि हमने देखा है कि ये एक स्लोगन भी कहा गया है कि ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग का निर्माण करते हैं। किसी वस्तु को बनाने से पहले उसका इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उसका अभिप्राय केवल ड्राइंग से ही नहीं अपितु उससे अंतर्गत निम्नलिखित तत्व से आते हैं। पहला, आवश्यकता की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। दूसरा, समस्या की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम। तीसरा, संश्लेषण यानी सिंथेसिस। चौथा जो है विश्लेषण और अनुकूलन, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज़ द बेस्ट सुटेबल इनपुट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। इवैल्यूएशन करना मतलब मूल्यांकन की जो भी चीज़ें हुई हैं उसका क्या बेनिफिट निकल के आ रहा है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। देन उसका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। तो ये हायरार्की है, ये जो स्टेप्स हैं हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए। रिकॉग्निशन ऑफ नीड, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से सिंथेसिस कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं। अगर इवैल्यूएशन में कोई दिक्कत आती है तो भी हम फिर से सिंथेसिस कर सकते हैं, तब जाके हम फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचते हैं। अब ये 6 जो हमारे स्टेप्स हैं उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो आवश्यकता की पहचान डिज़ाइन की वह प्रक्रिया का पहला चरण है जिसमें कंपनी सर्वेक्षण तथा अन्य माध्यम से अपने ग्राहकों की रुचि का पता लगाने की कोशिश करता है। जो भी कस्टमर का नीड है उस नीड को, रिकॉग्निशन ऑफ नीड में हम ग्राहक का जो कस्टमर का जो प्रायोरिटी है उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन बनाने की इनिशिएटिव लेते हैं। कंपनी ग्राहक की आवश्यकता और रुचि के अनुसार उत्पाद को बनाती है या उसमें सुधार करती है। जो फीडबैक सिस्टम है, उन फीडबैक सिस्टम से हम जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च्ड है या तो हम उस फीडबैक सिस्टम के माध्यम से उस प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं, या जो नए प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं उसको बनाने के लिए हम जो है अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी रुचि जान सकते हैं और उस रुचि के माध्यम से ही हम डिज़ाइन के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अब समस्या की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो डिज़ाइन प्रक्रिया के दूसरे चरण में समस्याओं को उनकी सीमा के साथ परिभाषित किया जाता है। जो भी हमारे प्रोडक्ट की जो हमारी डिज़ाइन है उसके सेकंड स्टेप में हम उसके लिमिटेशंस को जानना चाहते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं। तो उत्पादन बनाने के समय कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका पता लगाने और समाप्त करने के लिए उत्पाद के हर माप को उचित तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। जब हम कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन के साथ साथ हम उससे आने वाली जो भी चैलेंजेस है उन सारी चैलेंजेस का पता लगाते हैं और उन चैलेंजेस का पता लगाने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हमारे डिज़ाइन प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट को बनाने में आएंगी उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं।
तीसरा जो स्टेप है हमारा संश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस क्या करेगा कि संश्लेषण किसी भी प्रणाली के सभी संभावित तथ्यों को जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसे डिज़ाइन अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। यह डिज़ाइन के समस्या को हल करने का एक तरीका है। जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारा जो हमने डिफ़ाइन किया है अपनी समस्या डिज़ाइन के प्रोसेस में, उसको जो है दूर करने के लिए हम सिंथेसिस का प्रोसेस अपनाते हैं। फिर बात आती है विश्लेषण और अनुकूलन। तो विश्लेषण और अनुकूलन में इस चरण में डेटा के बेहतर परिणाम के लिए सभी सूचना का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। यह प्रक्रिया तब दोहराई जाती है जब तक कि त्रुटि की संभावना कम से कम ना हो। त्रुटि की संभावना कम से कम ना हो का मतलब ये है कि जो हमारे प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस में हम जो भी विश्लेषण करते हैं, इस विश्लेषण से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो त्रुटि है वो त्रुटि कम से कम हो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मूल्यांकन, कि हम मूल्यांकन में क्या करेंगे। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं कि मूल्यांकन एक सफल डिज़ाइन की अंतिम प्रमाण है। जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें ये रिज़ल्ट आएगा कि वास्तविक बाधाओं के अनुसार प्रोटोटाइप को प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है। उस पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण किए जाते हैं। अब प्रस्तुति क्या होती है कि यह डिज़ाइनिंग प्रक्रिया का अंतिम खंड है। इसमें दस्तावेज को उत्पाद के विशिष्टियों के अनुसार तैयार किया जाता है। जब सारी प्रोसेस हमारी फिट हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से हम आगे की निर्माण प्रक्रिया जैसे उत्पादन आदि के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि एक किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, एक किसी प्रोडक्ट को हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन के जो प्रोसेसेस हैं वो ये 6 स्टेप में हैं। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है कि उत्पादन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करने की एक प्रक्रिया है तथा इसके उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा निर्माण, समायोजन और विश्लेषण आदि करने में किया जाता है। कैड सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में सामान्य रूप से कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्कैनर आदि सम्मिलित होते हैं, और सॉफ्टवेयर श्रेणी में जैसे हम ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया, सॉलिडवर्क्स और एनसिस को हम सम्मिलित करते हैं। जैसे आपकी ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैड वर्क स्टेशन है वहाँ ग्राफिक टर्मिनल है, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट का जो डिज़ाइन है वो है एक कैड सिस्टम का। ऑटोकैड डिज़ाइन का प्रारूपण उद्देश्य के लिए बुनियादी सॉफ्टवेयर है। सबसे प्राइमरी सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन की दुनिया में है वो है हमारा ऑटोकैड। उसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं, इसमें जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अलग अलग परीक्षण कर सकते हैं, उनके यांत्रिक भागों में तनाव और विकृति की गणना कर सकते हैं। यदि उपयोगकर्ता प्रयोगशाला में यांत्रिक भागों का परीक्षण करना चाहते हैं तब उसे उत्पाद के प्रारूप, प्रोटोटाइप और प्रशिक्षण मशीन की आवश्यकता होती है। लेकिन कैड सॉफ्टवेयर की मदद से उपयोगकर्ता कैड सॉफ्टवेयर में उत्पाद को वास्तविक परिस्थिति का अनुकरण कराकर वास्तविक प्रयोग के लिए वांछनीय परिमाण की गणना कर सकता है। अब क्या है कि डिज़ाइन रिलेटेड वर्क हमारे क्या होंगे। तो डिज़ाइन रिलेटेड वर्क में हमारी 4 चीज़ें आती हैं, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिज़ाइन और क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट डेटाबेस। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि उसका हम जो है 2 डायमेंशनल व्यू या 3 डायमेंशनल व्यू, उसके जो अलग अलग व्यूज़ हैं उस व्यूज़ को हम दर्शाते हैं, जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें हम दर्शाते हैं। फिर उसके वायर फ्रेम मॉडल जो होते हैं हमारे, वो वायर फ्रेम मॉडल के तौर पे हम उसे दर्शाते हैं। अब इंजीनियरिंग विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग विश्लेषण में किसी भी इंजीनियरिंग परियोजना के निर्माण में किसी न किसी प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। जैसे कैड इंजीनियरिंग विश्लेषण में हम तनाव विकृति की गणना कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेशन कर सकते हैं, गर्मी हस्तांतरण हॉट हैंडलिंग कंप्यूटिंग कर सकते हैं, मूवमेंट बिहेवियर कर सकते हैं,
डिफरेंशियल समीकरणों का उपयोग करके हम कर सकते हैं। तो इनका जो विश्लेषण कार्य में सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, और इंजीनियरिंग विश्लेषण में हम दो प्रकार से कर सकते हैं, द्रव्यमान गुण मास प्रॉपर्टी, या सीमित तत्व विधि FEM जिसको हम बोलते हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो यह जो होता है यह ठोस वस्तु के गुणों को विश्लेषण करता है, जैसे कि सतह, क्षेत्र, वजन, मात्रा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जड़ता प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं मास प्रॉपर्टीज़ में। और कैड प्रणाली की सबसे शक्तिशाली विश्लेषण जो होती है वो होती है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट विधि जिस तकनीक के साथ ऑब्जेक्ट को बड़ी संख्या में परिमित तत्वों से विभाजित किया जाता है, जो केंद्रित नोड्स का एक परस्पर नेटवर्क बनाते हैं, तथा कंप्यूटेशनल क्षमताओं वाले कंप्यूटर का उपयोग करके प्रत्येक नोड के व्यवहार की गणना करके पूरे ऑब्जेक्ट को तनाव विकृति, गर्मी हस्तांतरण और अन्य विशेषताओं के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। अब सिस्टम में सभी नोड्स के परस्पर संबंधों को निर्धारित करके संपूर्ण वस्तु के व्यवहार का आकलन किया जा सकता है। डिज़ाइन की समीक्षा और मूल्यांकन, डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। ग्राफिक्स टर्मिनल पर डिज़ाइन की समीक्षा और मूल्यांकन आसानी से पूरा की जा सकती है, जैसे अर्ध स्वचालित आयामों से आयामों की त्रुटियों को कम करने में मदद मिलती है। डिज़ाइनरों में किसी भाग के विवरण को जूम कर सकते हैं, जो करीबी जांच के लिए ग्राफिक्स स्क्रीन पर छवि इमेज बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम पर उपलब्ध सुविधाओं में से एक गतिकी काइनेमेटिक्स भी है। गतिकी पैकेज डिज़ाइन किए गए कब्जागर घड़ी को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो हमारा जो है ये तीसरा जो है डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन में आ जाता है। फिर चौथा जो है क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डेटाबेस। हम उत्पादन का डेटाबेस कैसे तैयार करेंगे। हमने 3 स्टेप्स ये पढ़ लिए, 3 स्टेप्स हमने कर लिया कि उसका 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एक व्यू तैयार कर लिया, उसकी इंजीनियरिंग एनालिसिस कर ली कि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हमने कर ली, फिर उसका डिज़ाइन का हमने रिव्यू कर लिया, उसका इवैल्यूएशन कर लिया। तो क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। कैड प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक डेटाबेस विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। उद्योगों के पारंपरिक विनिर्माण चक्र में डिज़ाइन ड्राफ्टमैन द्वारा इंजीनियरिंग चित्र तैयार किए जाते हैं, और फिर उत्पादन योजना को विकसित करने के लिए निर्माण इंजीनियरों द्वारा उपयोग किया जाता था। तो इसमें तो है सबसे पहला जो है उत्पाद संबंधी सूचना, दूसरा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तीसरा सार्वजनिक डेटाबेस, चौथा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारे उत्पाद हैं वो उत्पाद संबंधी सूचना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सार्वजनिक डेटाबेस और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल उत्पाद में बदलता है। फिर जो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रणाली को लागू करने के लिए हम जो है कौन कौन से मूलभूत कारण हैं उन्हें हम देखेंगे। तो डिज़ाइनर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह डिज़ाइनर को उत्पाद और उसके उपघटक को संयोजन, डिज़ाइन, विश्लेषण, दस्तावेजीकरण और आवश्यक समय को कम करने में सहयोग करता है। डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैड प्रणाली अधिक जटिल इंजीनियरिंग विश्लेषण की अनुमति देता है। बड़ी संख्या में डिज़ाइन के विकल्पों की जांच की जा सकती है। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई अधिक सटीकता के माध्यम से डिज़ाइन की त्रुटियों को भी कम किया जा सकता है। तीसरा हमारा है संचार को बेहतर बनाने के लिए जो भी कम्युनिकेशंस हैं बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द प्रोडक्शन, बिटवीन द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें ये जो है बेहतर हम ट्यूनिंग बना सकते हैं। तो कैड प्रणाली का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग मानकीकरण, बेहतर प्रलेखन, कम ड्राइंग त्रुटियां और अधिक सुगमता प्रदान करता है। विनिर्माण के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए एक डेटाबेस अगर हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने विनिर्माण विधि में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का हम प्रयोग कर रहे हों। फिर जो है छोटा लीड समय, अगर हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा लीड टाइम होता है वो स्मॉल हो जाता है।
कैड पारंपरिक डिज़ाइन की तुलना में बहुत तेज़ और शुद्ध होते हैं। रिपोर्ट और सूचियों को कम से कम समय में तैयार कर देते हैं। इसलिए उत्पादन और डिज़ाइन के बीच में गैप जो होती है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है और ग्राहक के ऑर्डर की प्राप्ति और उत्पाद की डिलीवरी के बीच को समय को काम करने में सहायक होते हैं। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी, वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कैम उत्पादन प्रक्रिया में नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की है वो है कि कैम उत्पादन प्रक्रिया में नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करता है। जो हमारा कैम सॉफ्टवेयर है उसके पैकेज की मदद से किसी उत्पाद के लिए मशीन, उपकरण और अन्य उत्पादन इकाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह भंडारण, स्थानांतरण और नियोजन प्रक्रिया में भी सहायता देता है। मतलब जो भी हमारा स्टोरेज है, क्वालिटी है, मटेरियल हैंडलिंग है और प्लानिंग प्रक्रिया है, इसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का होता है वो होता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सटीकता, एक्यूरेसी और गुणवत्ता, क्वालिटी में वृद्धि करना। जब हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो उत्पादों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारे उत्पादों की एक्यूरेसी बढ़े और हमारे उत्पादों का गुणवत्ता बढ़े, क्वालिटी बढ़े। तो कैम सॉफ्टवेयर पैकेज की मदद से संख्यात्मक कोड उत्पन्न किए जाते हैं। जो हमारे कैम सॉफ्टवेयर है उस कैम सॉफ्टवेयर में जो भी कार्य हमें कराने होते हैं उस कार्य को कराने के लिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, संख्यात्मक कोड उत्पन्न करते हैं, न्यूमेरिकल कोड्स उत्पन्न करते हैं, जिससे मशीनों का संचालन नियंत्रित होता है। क्योंकि जो कंप्यूटरली न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होते हैं उसको जो है उसका जो लैंग्वेज होता है वो न्यूमेरिकल भाषा समझता है। तो जो भी हमारे उत्पादनों की आयामों सूचना में 2D या 3D चित्र के रूप में कैड की सहायता से कैम सॉफ्टवेयर को दी जाती है। जो भी हमारा चित्र बना हो, जो भी हमारा जो है आपका प्रोडक्ट का जो भी हमारा ड्राइंग बना हो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के माध्यम से, उसको हम क्या करते हैं, कैड की सहायता से कैम सॉफ्टवेयर को हम दे देते हैं। कैम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसे न्यूमेरिकल कोड्स में उसके जो भी उस पर जो प्रोसेस हमें करना है वो न्यूमेरिकल कोड्स में बदल देता है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो कैड के द्वारा प्राप्त सूचना है उसको मशीन कोड यानी जी कोड और एम कोड, जी कोड इज़ द प्रिपरेटरी कोड और एम ई कोड इज़ द मिसलेनियस कोड, तो इस कोड में बदलकर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन को संचालित कर देते हैं, जिसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जो भी हमारा कैड डिज़ाइन है उस पे जो भी प्रोसेस होने हैं उन सभी प्रोसेस को जो है पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है वो मशीन जो है क्या कर देता है, संचालित कर देता है। संचालित करने का जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट पे आगे की जो संक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कैम सॉफ्टवेयर मशीनिंग के लिए मॉडल तैयार करना शुरू कर देता है। मशीनिंग में हम कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, इन सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मुख्य CNC मशीनें जो होती हैं वो क्या हैं। तो हमारे जो मुख्य CNC मशीनें हैं उसमें CNC राउटर में 3 अक्ष काटने की क्षमता होती है, जो औजार को X, Y और Z तीनों अक्षों के दिशा में गति करने की सुविधा देता है। मतलब CNC मशीन में जो हमारा एक्सिस होता है वो एक्सिस जो है वो तीनों एक्सिस पे कंट्रोल कर सकता है। जो टूल है वो X, Y, Z ये तीनों एक्सिस पे मूव कर सकता है तथा यह उच्च गति के साथ किसी भी प्रकार के समतल पर कटाई करने में सक्षम होता है। जटिल सजावटी उत्कीर्णन कर सकता है, इनगार्विंग कर सकता है, आसानी से जो है ये कार्य को संपादित कर सकता है, वुड पे ये कार्य कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर कंट्रोल लेथ मशीन। तो लेथ मशीन एक औजार है जो अक्ष के सममित सिमेट्रिक रचना वाले उत्पादन के लिए काम आता है। इसमें कार्यखंड अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और काटने, छेद करने और अन्य संक्रियाएं वाले औजार टूल पोस्ट पर लगाकर आवश्यकता अनुसार कार्यखंड को उचित आकार दे दिया जाता है।
जो हमारे वर्कपीस हैं उस वर्कपीस पे जो हमारे जो टूल होते हैं वर्कपीस पे जो टूल का कार्य करना है, क्योंकि वर्कपीस क्या होता है वो रिवॉल्विंग होता है, और जो हमारा टूल होता है वो क्या होता है कि हम टूल को टूल पोस्ट पे जिस जो संक्रिया हमें करनी होती है उसको हम टूल पोस्ट में बांध देते हैं, या अगर हम टूल टरेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मोर देन 2 टूल्स को बांध देते हैं, और जिस तरीके से हमें अपने संक्रिया को करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम संक्रिया प्रोसेस जो है वो चालू कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग होता है, ईडीएम जिसे हम कहते हैं। तो इन मशीनों में विद्युत निर्वहन के माध्यम से कार्यखंड जो होता है वो उसको वांछित आकार में काटी जाती है। इलेक्ट्रोड और धातु कार्यखंड के बीच में एक नियंत्रित विद्युत स्पार्क बनाया जाता है, जिसमें स्पार्क का तापमान 8000 से 12000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें कार्यखंड और औजार के मध्य में कोई संपर्क नहीं होता है, केवल स्पार्क जनरेट करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा कार्य होता है वो संपन्न होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है जो सर्वो कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है, और जो हमारा वर्कपीस है उन दोनों के बीच में स्पार्क जनरेट हो रहा है, और स्पार्क जनरेट होने से विद्युत जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है कि धीरे धीरे वर्कपीस से कोरोजन हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन क्या होता है कि एक मशीन औजार मिलिंग मशीन एक मशीन टूल है जिसमें एक क्षैतिज आर्बर या ऊर्ध्वाधर स्पिंडल पर लगे कटर की सहायता से एक क्षैतिज टेबल के ऊपर रखे गए कार्यखंड को आवश्यकता अनुसार काटे जा सकता है। जो भी मिलिंग मशीन पे वर्कपीस जो है कार्यखंड पे जो रखा गया है उस कार्यखंड को आसानी से हम जो है ऊर्ध्वाधर स्पिंडल पर रखकर काट सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के बारे में ये कहा गया है कि जो हमारे कैम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं जिसको फॉलो करके हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उनको हम करते हैं। तो कैम सॉफ्टवेयर में 4 चरण होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मॉडल में कोई ज्यामितीय त्रुटि ना हो, मॉडल में कोई ज्योमेट्रिकल एरर ना हो। अगर ज्योमेट्रिकल एरर मॉडल में है तो आपके सीएनसी जो ऑपरेशंस को आप प्रोग्राम करेंगे वो सही तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारा जो मॉडल बना है, हमारा जो ड्राइंग बना है उसमें कोई ज्योमेट्रिकल एरर ना हो जो उत्पादन प्रक्रम को प्रभावित करता हो। दूसरा हमारा मशीनिंग प्रक्रिया के लिए निर्देशांक के अनुसार औजार पथ बनाना। जो भी हमारा मशीनिंग प्रोसेस करना है उस मशीनिंग प्रोसेस के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के अनुसार हम टूल का पैथ डिसाइड करते हैं कि देयर आर सो मेनी कोऑर्डिनेट्स, उस कोऑर्डिनेट्स पे कौन कौन सा जो है टूल का मूवमेंट कैसे कैसे होगा उसे हम सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद जो है काटने की गति, वोल्टेज कट, फीड, ऊंचाई आदि सहित सभी आवश्यक मशीन मापदंडों का हम स्थापना करते हैं। फिर अधिक मशीनिंग दक्षता के लिए हम नेस्टिंग को समायोजित करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि कैम के द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया में हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो कैम के द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या जो है इम्प्रूवमेंट होता है। तो बेहतर मशीन क्षमता यानी कैम सिस्टम के द्वारा 5 अक्ष मशीनिंग उच्च गुणवत्ता के साथ की जा सकती है। बेहतर मशीन क्षमता, कैम सॉफ्टवेयर मशीन टूल की उच्च गति प्रदान करता है जो पहले से कहीं अधिक तेज़ी के साथ उत्पादन के निर्माण में मदद करता है। ये जो है कैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, बेहतर सामग्री का उपयोग, एडिटिव मशीनरी और कैम सिस्टम कम से कम लागत में जटिल ज्यामितीय उत्पाद के उत्पादन करने में सक्षम होता है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम कैम सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो उससे क्या क्या सुधार हो सकता है, किस किस प्रोसेस में सुधार हो सकता है। तो बेहतर मशीन क्षमता हमारी बन सकती है, बेहतर जो है हमारी मशीन क्षमता के साथ साथ बेहतर सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, सिम जिसे हम बोलते हैं। तो आज के विश्व बाज़ार में उच्च विश्वसनीयता कम कीमत वाले उत्पाद को बेचने के लिए बहुत प्रतियोगिताएं हैं। जो हमारा मार्केट है उसमें कम प्राइस में
बहुत अच्छे अच्छे गुड्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो उस प्रोडक्ट को मिलने का या उस जो है प्रोसेस को अपनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो टारगेट कस्टमर हैं उनका मांग पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। वे उत्पादों के गुण और मात्रा बढ़ाने के लिए उत्पादों से पहले, उत्पादन के बाद भी शोध करते हैं। फिर कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत आसानी से सटीक तरीके से प्रबंधित कर सकता है, अतः उत्पादन के क्षेत्र में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सिम शब्द कंप्यूटर सिस्टम के समान उपयोग के द्वारा सूचना एकत्र करने, उत्पादन को डिज़ाइन करने, उत्पादन प्रक्रिया की योजना बनाने, प्रक्रिया का प्रबंधन करने और उत्पादन उद्योगों के लिए आवश्यक व्यापार में संबंधित निष्पादन करने को कार्य को दर्शाता है। जैसा कि जो ब्लॉक डायग्राम है, उस ब्लॉक डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है वो सेंट्रली किन किन फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। सामग्री हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। मानव कारक श्रम, जो भी हमारे लेबर्स हैं उनको, मशीन टूल्स और संबंधित उपकरण, जो भी हमारे मशीन टूल्स और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए। फिर कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली, जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसको। तो ये सिम का बड़ा रोल है जो इम्पोर्टेंट है और उसे जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिम सिस्टम में निम्नलिखित बुनियादी घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? तो सबसे पहला मशीन टूल और संबंधित उपकरण, जो भी हमारे प्रोसेस से रिलेटेड मशीन टूल्स हैं वो, और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको। दूसरा हमारा क्या होता है? सामग्री हैंडलिंग प्रणाली, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तीसरा हमारा होता है कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली, कंप्यूटर न्यूमेरिकल सिस्टम। और चौथा होता है मानक कारक श्रम, जो हम ह्यूमन लेबर की बात करते हैं। अब हमारे पास है कि सिम के हार्डवेयर और सिम के सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। तो सिम के हार्डवेयर नियंत्रण विनिर्माण उपकरण जैसे सीएनसी मशीन या कंप्यूटरीकृत कार्य केंद्र, रोबोटिक वर्क सेल, डीएनसीएफएमएस सिस्टम कार्यखंड और औजार को पकड़ने वाले उपकरण, स्टोरेज डिवाइस, सेंसर, शॉप फ्लोर, डेटा कलेक्शन डिवाइस, निरीक्षण आदि जो मशीनें होते हैं वो हमारे सिम हार्डवेयर में होते हैं। उत्पादन कंट्रोल संबंधी उपकरण जैसे कंप्यूटर कंट्रोलर, कैड कैम सिस्टम, वर्क स्टेशन टर्मिनल, डेटा एंट्री टर्मिनल, बारकोड रीडर, RFID टैग, प्रिंटर, प्लॉटर और अन्य परीक्षण उपकरण, मॉडेम, केबल कनेक्टर आदि जो होते हैं उनके हम मदद से ले लेते हैं। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की सहायता से निम्नलिखित कार्य को पूरा किया जा सकता है। ये सारे जो आपको वर्क जो दिखाए गए हैं, ये सारे वर्क जो है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रबंधन सूचना प्रणाली, वित्त विश्लेषण, सिमुलेशन, निगरानी करना, जॉब ट्रैकिंग, शॉप फ्लोर डेटा कलेक्शन, सामग्री हैंडलिंग, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और नेटवर्क प्रबंधन, मार्केटिंग, डेटाबेस प्रबंधन, मॉडलिंग और डिज़ाइन, संचार, उत्पादन नियंत्रण, सूची, ऑर्डर एंट्री, प्रक्रिया योजना, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग और गुणवत्ता प्रबंधन। तो जो हमारा सिम प्रोसेस है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि खरीद, उत्पादन, वेयर हाउसिंग, ऑटोमेशन, सूचना प्रबंधन, वित्त, मार्केटिंग और उत्पाद डिज़ाइन। इसकी सीक्वेंसिंग जो होती है वो फैक्ट्री से होती है, वो प्रोडक्ट से होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल कर सकता है। मार्केटिंग, उत्पादन डिज़ाइन, नियोजन, खरीद, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फैक्ट्री ऑटोमेशन, हार्डवेयर, वेयर हाउसिंग, वित्त, सूचना प्रबंध, ये सारे हमारे जो है सिम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कैड कैम के लाभ क्या हैं वो हमें देखना है। तो कैड कैम के लाभ में हम सबसे पहली बात ये देखते हैं कि जो हमारा लीड समय है कैड कैम को इम्प्लीमेंट करने के परिणाम स्वरूप जो हमारा लीड समय है वो कम हो जाता है। दूसरा, जो भंडारण की आवश्यकता है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा, जो उत्पादन की
वृद्धि गुणों में सुधार करना है उसे हम कम कर सकते हैं। वृद्धि गुणों का जो हम सुधार कर सकते हैं, संचार में जो कम्युनिकेशन है उसमें सुधार कर सकते हैं, उत्पाद लागत में कमी कर सकते हैं, अपव्यय को कम कर सकते हैं, जो वेस्ट होता है उसको कम कर सकते हैं, कम जगह की आवश्यकता होती है, कार्य प्रक्रिया लचीली बनी रहती है, ग्राहक सहायता में सुधार कर सकते हैं। तो ये 9 मापदंड ऐसे हैं जो दीपक सर ग्राहक सहायता में सुधार हम कर सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर जो है वो किस तरीके से हमें सहायता प्रदान करता है, किस तरीके से जो है हमें वो फीडबैक देता है कि हम अपने प्रोडक्ट की सहायता कर सकें। कैड और कैम सॉफ्टवेयर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे अब कि जो फीचर्स ऑफ कैड कैम सॉफ्टवेयर हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे पहला फीचर है, हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का लचीलापन जो है उसमें उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख सकते हैं। तो कैड कैम के प्रयोग उत्पाद के डिज़ाइन में बहुत ही लचीलापन प्रदान करता है। डिज़ाइन में मामूली परिवर्तन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। उत्पादन के सभी प्रक्रम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यदि डिज़ाइन में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया आवश्यकता के अनुसार बदल जाती है। तो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी जो लचीलापन है, वो जब हम कैड कैम को अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जब इसे हम यूज करते हैं, तो ये जो है हमारे प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। कैड कैम के पहले उत्पादन के समय किसी भी डिज़ाइन में परिवर्तन के लिए पूरी निर्माण प्रक्रिया बंद करके डिज़ाइन में परिवर्तन किया जाता था, जिससे समय और पैसे दोनों का हानि होती थी। लेकिन कैड कैम की मदद से उत्पाद के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव उत्पादन के किसी भी चरण में किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये जो है हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे जो है हम एडिट कर सकते हैं, एडिट करके हम प्रोसेस को सुधार कर सकते हैं। अब डिज़ाइन की लचीलापन क्या है कि कैड कैम जो होता है उसको इंस्टॉल करने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से तीव्र प्रारूप का समर्थन करता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का समर्थन करता है। तीव्र प्रारूप रैपिड प्रोटोटाइप उपयोगकर्ता को डिज़ाइन प्रक्रिया के समय भौतिक प्रारूप का संयोजन करने की सुविधा देता है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए किया जा सकता है। अब उसका उदाहरण यह है कि यदि हमारा उद्देश्य किसी धातु का उत्पादन निर्मित करना है, तब प्रारूप प्रोटोटाइप को पारदर्शी एक्रेलिक पदार्थ एक्रेलिक मटेरियल से बनाया जा सकता है, और जो पारदर्शी और सस्ता होता है। एक्रेलिक प्रारूप प्रोटोटाइप की पारदर्शिता के कारण डिज़ाइनरों को उत्पाद के भीतर तनाव और विकृति के प्रकार का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। अब हमारी जो प्रोग्रामिंग क्षमता है उसमें क्या वृद्धि होती है, उसको इंस्टॉल करते हैं तो प्रोग्रामिंग क्षमता किस तरीके से हमारा कार्य करता है। तो कैड कैम जो सॉफ्टवेयर है, सीएनसी मशीन, कैड कैम सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं कि सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग में उच्च लचीलापन प्रदान करते हैं। कैड कैम जटिल प्रक्रम, औजार पथ और प्रबंधन प्रणाली सुदृढ़ जो करता है, जिससे उन मशीनिंग प्रक्रम के लिए न्यूमेरिक कोड बनाना बहुत जटिल हो जाता है। लेकिन कैड कैम की मदद से जटिल काम भी कम समय और पूर्ण शुद्धता के साथ किया जा सकता है। जब प्रोग्रामिंग पर बेहतर नियंत्रण उपकरण ट्री मैनेजर के साथ एकीकृत होते हैं, जो उपयोगकर्ता को कार्यखंड और मशीन को शुरू से अंत तक ट्रैक करता है। हमारी भंडारण सामग्री, उपकरण, कार्यखंड के माप और मशीनिंग प्रक्रिया जैसे सभी जरूरी आवश्यक प्राचाल होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनको पूर्ण तरीके से वो नियंत्रित रखता है। अब गलतियों की अपशिष्ट की कमी, जो भी हमारी त्रुटियां होती हैं उनको हम कैसे कम करते हैं। तो कैड कैम सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन की विशेषताएं हैं। यह उपयोगकर्ता को मशीनिंग प्रक्रिया के समय दृश्य निरीक्षण की अनुमति देता है, जो हम उसकी एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं।
कैड सेंसिंग डिवाइस की मदद से अपशिष्ट मशीनिंग समय और औजार क्षय को कम किया जा सकता है। जो टूलिंग में जो हमारा टाइम लॉस होता है वो, मशीनिंग में जो टाइम लॉस होता है वो, ये सारी चीज़ें को हम कम कर सकते हैं। यह औजार के पथ, समय चक्र तथा अन्य महीन अवयव के विचलन के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो कैड कैम की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। तो कैड कैम की लिमिटेशंस में हम ये जानते हैं कि उच्च प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर है वो कैड सॉफ्टवेयर भारी मात्रा में कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर और ग्राफिक्स का उपयोग करता है, जिसके लिए उच्च श्रेणी के कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं। सॉफ्टवेयर जटिलता या महंगा होना। एडवांस कैड कैम सॉफ्टवेयर बहुत लचीले और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर होने के कारण इनका लाइसेंस जब हम कमर्शियल तौर पे जब हम इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। इसलिए इनकी प्रारंभिक लागत भी अधिक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो आती है इसकी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सॉफ्टवेयर के उपयोग में बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए उचित प्रशिक्षण और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, जिनके लिए उद्योग को अधिक खर्च उठाने पड़ते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया तो उस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर की प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उसमें कुशलता की ज़रूरत होती है, तभी जो है आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से उसको चला सकते हैं। अब उत्पादन चक्र क्या होता है, प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, ये हम जानेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उत्पादन चक्र। तो उत्पादन जो जीवन चक्र होता है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, PLM जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हमारा लाइफ साइकिल है कि हम बच्चे होते हैं, फिर टीनेजर्स होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। तो एक हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है कि उसका जन्म होता है, वो नर्चर होता है, वो आगे बढ़ता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उससे यह अभिप्राय है कि उत्पाद के आरंभ से उसके अंत तक की सभी घटनाओं के प्रबंधन से होता है। उत्पाद का जीवन चक्र मानव के जीवन चक्र के समान होता है। जैसे मानव जन्म, विकास, परिपक्वता, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे विभिन्न चरणों से गुजरता है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि मानव जो है उसका जन्म होता है, उसका विकास होता है, उसकी में मैच्योरिटी आती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से किसी भी उत्पादन प्रक्रम में उत्पाद डिजाइनिंग, उत्पादन, विपणन मतलब ग्राहक प्रतिक्रिया विश्लेषण और पूर्ण चक्रण रिसाइकल प्रक्रिया से वो गुजरता है। तो कैड कैम सॉफ्टवेयर के उपयोग से किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए यदि उद्योग में कैड कैम सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं तो वे अपनी गुणवत्ता को मात्रा से समझौता किए बिना बहुत समय पैसा बचा सकते हैं। जब किसी उत्पाद को बनाने के विषय में सोचा जाता है तभी से उसकी उत्पादन प्रक्रिया या जीवन चक्र शुरू हो जाता है। किसी उत्पाद के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट के निम्नलिखित चरण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है प्रक्रिया योजना, प्रोसेस प्लानिंग होता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, उत्पाद का डिज़ाइन। तीसरा जो होता है वो उत्पादन योजना यानी प्रोडक्शन प्लानिंग। चौथा जो होता है वो उत्पादन प्रोडक्शन होता है। पांचवा जो होता है वो गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल होता है। विक्रय और वितरण, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उपभोक्ता प्रतिक्रिया, कस्टमर फीडबैक होता है। तो ये 7 स्टेप्स जो होते हैं वो 7 स्टेप हम फॉलो करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को डिफ़ाइन करने के लिए। कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो ये 7 फेज उसको गुजरना पड़ता है और कस्टमर फीडबैक के बाद से फिर से जो है हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करने लगते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे जो है PLC एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, एक उत्पादन प्रक्रम का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है वो कैसे कार्य करता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फॉर्म
फ्रॉम डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन का जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, जब हम किसी भी आइडिया को डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस डिज़ाइन की जो है हम प्रोसेस प्लानिंग करते हैं, उत्पादन का प्रक्रम का जो है योजना बनाते हैं। फिर जो है प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, डिज़ाइन की जो प्रोक्यूरमेंट है वो होती है। फिर जो है हमारा ऑर्डर मटेरियल होता है। फिर जो है हमारा CNC NC या DNC प्रोग्रामिंग जो होता है वो होता है। फिर जो है हमारा डिज़ाइन प्रोक्यूरमेंट के बेस पे जो है वो हमारा प्रोडक्शन होता है। फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है। फिर उसकी पैकेजिंग होती है। फिर उसको हम शिप करके मार्केट में भेजते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है। और फिर उसमें हम डिज़ाइन जो हमारा प्रोडक्ट गया हुआ है उसके फीडबैक के हिसाब से उसकी जो भी हमारी डिज़ाइन नीड है उसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है हमारा, जो हमने देखा था कि ये जो 6-7 स्टेप्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, उसमें सबसे पहला जो है प्रोसेस प्लानिंग है। तो प्रोसेस प्लानिंग में हम क्या करते हैं ये हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम किसी नए या पुराने उत्पाद को बनाने के विषय में सोचते हैं, तब हम उस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित जो डेटा है उसका सर्वे करते हैं। हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाने जा रहे हैं वह किस तरह के मानव जीवन को बेहतर बना सकता है, यानी हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचते हैं। अगर उस तरह के उत्पाद पहले से ही मार्केट में है तो नया उत्पाद किस तरह से पुराने वाले से बेहतर बन सकता है। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव हैं, किस तरीके से उसका एक्सेप्टेंस मार्केट में हो सकता है, ये सारी हम योजना बनाते हैं। किसी भी पुराने उत्पाद को बनाने से ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती है, क्योंकि लोग उस तरह के उत्पाद को पहले से उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन नए उत्पाद को बनाने से पहले कई प्रकार की रिसर्च करनी होती है कि जैसे बाज़ार में इसे लोग पसंद करेंगे कि नहीं, ये लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं, उनकी कन्वीनियंसी इसको परचेज करने में है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा जो है हमारा उत्पाद डिज़ाइन होता है कि हम प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो इस चरण में उत्पाद के लेआउट और ज्यामितीय आकार को निर्धारित किया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट का लेआउट है और जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसकी हम फिक्सेशन करते हैं, तथा कैड सॉफ्टवेयर की मदद से उत्पाद अपने जीवन काल में किस तरह व्यवहार करेगा इसकी हम गणना करते हैं। तीसरा जो है हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करते हैं, तो इस चरण में उत्पाद के लेआउट और ज्यामितीय आकार को निर्धारित किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर की मदद से उत्पाद अपने जीवन काल में किस तरह व्यवहार करेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो हम कैड की मदद से डिज़ाइन कर लेने के बाद कैम सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है। उत्पाद का जो पदार्थ टूल है, उत्पादन प्रक्रम और मशीन को निर्धारित किया जाता है। स्वचालित मशीनों को चलाने के लिए जो है हम न्यूमेरिकल कोड का भी निर्माण करते हैं। फिर उत्पादन जो होता है, तो उत्पादन में हम ये देखते हैं कि कच्चे माल को मशीनों और तकनीक द्वारा अंतिम उत्पाद में बदलने की क्रिया को उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जो हमारा प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जिस डिज़ाइन प्रक्रिया तकनीक और मशीन का चयन किया गया है उसका उपयोग करके उत्पाद बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल हम उसके बाद देखते हैं। तो शुद्धता की जांच उत्पाद के जीवन के सभी चक्र में की जाती है, लेकिन उत्पादन होने के बाद इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्पाद को जो है हम वितरण से पहले अच्छी तरह से यह पुष्टि कर लेते हैं कि आवश्यकता के अनुरूप ये बना है या नहीं बना है। फिर जो है हम विक्रय और वितरण, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि उत्पाद की शुद्धता जांच होने के बाद उपभोक्ता के उपयोग के लिए इसलिए वितरक को बेच दिया जाता है और श्रृंखला के माध्यम से उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है।